नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। तो आज हम चर्चा इस बात को लेकर करने वाले हैं कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन यह बजट सत्र कई मायनों में याद रखा जाएगा, कई मायनों में अहम है। इस बजट सत्र के दौरान कई अहम विधेयक सदन के पटल पर रखे गए, वो पेश हुए, उस पर चर्चा हुई और पास भी हुए। वो बात अगर है कि कुछ विधेयक ऐसे भी रहे जिसको लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, हो हल्ला किया, चाहे वो सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर। इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम चर्चा इस बात को लेकर भी करेंगे कि यह बजट सत्र कैसा रहा। चर्चा इस बात को लेकर भी की जाएगी कि धर्मांतरण संबंधी एक विधेयक, जबरन धर्मांतरण संबंधी एक विधेयक सरकार लाने वाली थी, लेकिन सरकार ने आखिर क्यों अपने हाथ पीछे खींच लिए इस विधेयक को लेकर, इसको भी हम लेकर चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे आज ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर तमाम जो आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे, तमाम पार्टियों के प्रवक्ता, उनसे हम सवाल और जवाब करेंगे। जल्द लौट रहे हैं। तो हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की जो कार्यवाही, जिसका आज आखिरी दिन था, अब अनिश्चितकाल के लिए वो स्थगित हो गई है। लेकिन जिस तरीके से हमने आपको बताया कि आज हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि ये बजट सत्र कितना कामयाब रहा, किस तरीके से इस सत्र के अंदर तमाम जो विधेयक हैं वो सदन के पटल पर रखे गए, पेश किए गए, चर्चा हुई, पास भी हुए, लेकिन हंगामा हुआ। कुछ ऐसे विधेयक भी रहे, उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे और फिलहाल हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जी हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही आपको बता दें कि आपसे कुछ ही देर के बाद हमारे साथ बजरंग दास गर्ग भी होंगे, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही दीप कमल साहरण भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि जेजेपी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र नेहरा जी, मैं शुरुआत आपके साथ ही करूंगा और सीधा सवाल आपसे यही है कि इस विधेयक को लाने की जरूरत क्या पड़ी थी? जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले जो संबंधी जो विधेयक आप लाएं, इसकी जरूरत आपको क्या थी? क्योंकि अगर कोई भी उपद्रव करता है, इस तरीके से हो हंगामा करता है, सार्वजनिक संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए तो पहले से ही नियम है, इसके लिए तो पहले से ही कानून है, उसको सजा होती है। क्या जरूरत थी इसकी? विजेंद्र नेहरा जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? विजय नेहरा जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आप सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से हमारे साथ विजय नेहरा जी जुड़ें, और बाकी जो तमाम मेहमान, तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ें। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक ये लाया गया, और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस तरीके से विरोध किया गया, वो अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि जो टाइमिंग है इस विधेयक को लाने की, वो बहुत ज्यादा खराब है, वो बेकार टाइमिंग है। टाइमिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चलिए, बजरंग दास जी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे हम सवाल कर लेते हैं। बजरंग दास जी, क्यों विरोध कर रहे हैं आप इसका? अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, अगर उससे उसकी भरपाई की जाती है, तो ठीक है, सरकार एक कानून लेकर आई है, कानून अपना काम करेगा, आपको आपत्ति क्यों इससे? देखिए समाजी, हमारा इस प्रकार कोई विरोध नहीं है, हम इस हक में भी नहीं है कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति का विरोध करे, मगर जिस प्रकार ये सरकार धक्काशाही करती है हर काम के लिए, पहले तो मैं बता देता हूँ, ये वार्षिक बजट का विधानसभा सेशन था जी। इस बजट के अंदर जनता को पूरी तरह से निराशा हाथ लगी है। ये लंबी लंबी घोषणाएं कर रहे हैं, लंबी लंबी बातें फेंक रहे हैं। इन्होंने ये घोषणा की कि भाई 1 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हरियाणा में होगा, बजट में इन्होंने घोषणा की है, और 5 लाख युवाओं को प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से रोजगार देने की बात इन्होंने कही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, भाई आपने कह दिया 1 लाख करोड़ का पूंजी निवेश होगा, जब पुराने उद्योग ही बंद हो लग रहे हैं और छोटे छोटे उद्योग जो कुटीर उद्योग लोग थे
जो कामों में लगे हुए थे, जिसके अंदर ये दरी पिलंग कुल्लर नमकीन का सामान, इसको लेकर तो हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब सवाल मेरा ये नहीं है। सवाल मेरा आपसे सीधा सा ये है कि आज जो विधेयक पास किया गया, सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध क्यों कर रही है? आपकी आपत्ति क्या है? इसका विरोध, देखो इसका विरोध नहीं है कि सरकारी संपत्ति किसी का नुकसान हो उसकी वसूली है, मगर विरोध इस बात का है सरकार खुद नुकसान कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जो किसान पंजाब का था, हरियाणा का था, वो दिल्ली जो जाना चाहता था, उनको रोकने के लिए सड़क की खुदाई करी गई, वो सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं है। वो किसने खुदाई करी? वो सरकार ने खुदाई करी। सबसे पहले सरकार को भरपाई करनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो खड्डे खुदवाए, सड़कें तुड़वाई, 2 करोड़ रुपया नुकसान किया, उसकी भरपाई तो मुख्यमंत्री करनी चाहिए, उनसे वसूली करनी चाहिए। आप खुद गुनाहगार हो, खुद आप सड़कें खुदवा रहे हो, खुद लाठी चार्ज करवा रहे हो, खुद पानी की बिछोर पर घेर रहे हो, और 10,000 से ज्यादा किसानों पर झूठे पर्चे दर्ज कर रहे हो। आप सड़क खुद खोद कर आप नू कहो सरकारी संपत्ति का नुकसान किसी और ने कर दिया, तो वो उचित नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य, सरकारी संपत्ति कोई जलाता है या कोई तोड़, उसका भरपाई होनी चाहिए। तो सरकार खुद ही तो तोड़ फोड़ करवाए। नेशनल हाईवे एक जगह नहीं कि अनेकों जगह, अंबाला से लेके दिल्ली तक आप देख लो, पूरे पलवल फरीदाबाद देख लो। बजरंग जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। आपके सामने ये बताऊं, दिल्ली से लेके आप रोहतक तक देखोगे कैसे खाई खुदा कर किसानों को रोकने का काम किया। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। बजरंग जी फिर से मैं आपके पास आऊंगा। विजय नेहरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय नेहरा जी, पहला सवाल तो आपसे यही है कि आपको इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर कोई भी इस तरीके से गुंडागर्दी करता है, कोई भी उपद्रवी अगर इस तरीके से करता है, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जाती है। वो पहले से ही आईपीसी की धारा के तहत तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, सजा होती है उसको। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी जो आप ये जो बिल लेकर आए कि सार्वजनिक संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी नुकसान की जो भरपाई है वो आप उसी से करेंगे, वसूली वही करेगा उसकी। लेकिन सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्या पड़ी? और दूसरा सवाल यह है कि जिस तरीके से बजरंग जी यहाँ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि जब आप सड़कों को खोदते हैं किसानों को रोकने के लिए, जब आप बैरिकेडिंग कर देते हैं, जब आप तमाम ऐसी सार्वजनिक संपत्तियां हैं जिनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसका क्या? देखिए अमित जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अमित जी देखिए, आज बजट सत्र का आखिरी दिन, सरकार ने पूरे दिन 5 तारीख से लेकर और आज तक पूरे मन के साथ में जो जनता के हित से जुड़े मुद्दे थे, उन मुद्दों के साथ साथ जो विधेयक जरूर थे हरियाणा के विकास के लिए, उन सभी को पारित कराया है। और जिस विधेयक का, संपत्ति क्षति वसूली विधेयक का ये विरोध कर रहे हैं, इसके अलावा भी आज बहुत सारे विधेयक पास हुए हैं विधानसभा से। इनको एक ही बिल से पता नहीं क्या दिक्कत और क्या परेशानी है, क्योंकि जब से इनका अमित जी अविश्वास प्रस्ताव गिरा है, तब से कांग्रेस ने एक तरह से बौखला गए हैं। इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। इनको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा अमित जी, 1984 में कांग्रेस इसी तरह का एक बिल लेके आई थी जिसका नाम था लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, जिसमें सरकारी संपत्ति के नुकसान करने पर 5 साल की जेल और जुर्माने का भी प्राविजन इन्होंने किया था। कांग्रेस के कानून के तहत अमित जी उसमें क्रिमिनल मैटर बनता था उस समय, और हमारे कानून के हिसाब से ये सिविल मैटर के हिसाब से चलेगा। और मैं आपको बताऊं कि जो व्यक्ति खुद कोई काम कर रहा हो, 1984 में इसी तरह का कानून कांग्रेस पार्टी सेंटर में ला चुकी है। उस समय ये क्यों लेके आए जो आज इस तरह के कानून का ये विरोध कर रहे हैं? पहली बात तो इनका दोगला चेहरा इससे जाहिर होता है। जिस तरह से इन्होंने कृषि कानूनों के हित में हमने जो संशोधन किए हैं, जो हम 3 कृषि कानून लेके आए हैं, उनके अंदर जो प्रोविजन हमने किए हैं वही प्रोविजन 2019 के लोकसभा के मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी लिखित में देती है। उससे पहले हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट भी वही कहती है। स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्टों को ये लागू नहीं करते। और अमित जी, लोकसभा के अंदर इनके दीपेंद्र हुड्डा, इनके राहुल गांधी जी, कपिल सिब्बल जी, सोनिया गांधी जी, सब लोग उन्हीं सुझावों को लागू करने की बात करते हैं। बिल्कुल विजय जी, इसको लेकर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। ये कांग्रेस का दोगला चेहरा है। जी विजय जी, मैं चाहता हूं कि जो हमारी चर्चा है वो बजट सत्र के इर्द गिर्द ही रहे, और जो कुछ हुआ है इस बजट सत्र के दौरान, जो विधेयक पेश हुए हैं उनको लेकर हम चर्चा करें। और एक ये जो चर्चा है ना, ये सार्थक संवाद होना चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए, मैं ये चाहता हूं। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये जो डिबेट है वो डीरेल ना हो। बजरंग दास जी जो सवाल यहां पर खड़ा कर रहे हैं विजय नेहरा जी, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आप भी ऐसा ही एक पहले बिल लाए थे,
आप भी कर चुके हैं ऐसा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की हरियाणा सरकार ये कर रही है, आप भी कर रहे हैं। बल्कि आप जब केंद्र में थे तब आप ऐसा बिल लेकर आए थे, तब आपत्ति क्यों नहीं थी, अब क्यों? अमित जी, ये कानून शुरू से ही है। कोई भी व्यक्ति सरकारी संपत्ति हो उसका नुकसान करेगा, उसकी भरपाई का कानून आज से नहीं। विजेंद्र भाई रुक जा, अरे मैं अमली आए, चलो हमने मान लिया, सबके में अमली आए, हम सबकी में लाए, अब मैं एग्री कर रहा हूँ, सबकी में ले आए। आप सुन लो मेरे भाई नेहरा जी, सबने पता कौन मैं गलत कौन ही, मैं तो आपको सही बता रहा हूँ, शीशा दिखा रहा हूँ। आप एकदम से ना उत्साहित ना करो, आप मेरी बात सुने करो। जब आप बोल रहे थे मैं चुप रहा, जब आप मैं बोल रहा हूँ मैं सुन लो, कोई बात तो आपको गलत लगे बाद में रिपीट कर देना, कोई तकलीफ नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, विजेंद्र भाई की बात बड़ी करता हूँ, पीछे कानून बना हुआ है, नुकसान की भरपाई का कानून बना हुआ है, खुद कह रहे हैं, मुझे कांग्रेस लेकर आई, तो फिर उसके अंदर छेड़खानी के जूते, कानून तो बना ही हुआ है। आपने भी शर्मा जी कहा है कि कानून बना हुआ है, मगर ये सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ, ये शर्मा जी इनका एक नकली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। ये अपनी हर चीज की जेब बिटाने के लिए, जिस प्रकार इन्होंने एक निंदा प्रस्ताव, जो कोई आदमी विधायक गांव में जाएगा उसका विरोध होगा, या कोई जनसभा विरोध होगा उसका निंदा प्रस्ताव कर दो। अरे निंदा प्रस्ताव से कोई काम बनता है क्या? आप अच्छे काम करो, जनता के हित के काम करो। आपको उतना डर लगता है कि हम गांव में नहीं जा सकते, शहर के अंदर हम जा नहीं सकते, उसका मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, निंदा प्रस्ताव से कुछ नहीं होता। जनता के दिल में राज करने की बात है। बहुमत आपके पास केंद्र में है, बहुमत आपके पास हरियाणा में है, डंडे लाठी की जोर पर आप सरकार चला सकते हो, मगर जनता के अंदर आपका विश्वास खत्म हो चुका है। और मैं दावे के साथ कहता हूं अमित जी, अगर ये लूटे भी हमारी सरकार बढ़िया है, हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर कहीं भी 10 गांव के अंदर जनसभा करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। मुख्यमंत्री छोड़ो, इनका कोई विधायक, कोई मंत्री, क्या चलिए विजेंद्र भाई, नहीं आपको पता है बजरंग दास जी, आप ये कह रहे थे कि जनता का भरोसा ये सरकार खो चुकी है, अब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे आप, लेकिन क्या रहा उसका, वो ऑडियो मुंह गिर गया, क्या रहा उसका बताइए। यही बता रहा हूँ अमित जी, जो हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, उसके अंदर जनता का जो विधायक जो थे, जेजेपी की विधायक थे या आजाद विधायक थे या बीजेपी के विधायक थे, ये रोज किसान आंदोलन में जाकर लंबे लंबे भाषण देते थे, उनके धरना में घोषणा करते थे, यहाँ तक कि ये बयानबाजी करते थे हम किसानों के साथ हैं। ये बीजेपी नेता मुख्यमंत्री, जवाब ले लेते हैं, एक पॉइंट, ठीक है मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक सेकंड, एक पॉइंट। मुख्यमंत्री समझिए बात कही थी, मुख्यमंत्री बोले 30 विधायक है इनके, 30 विधायक का भी एकता नहीं है, और 30 हमारे पास 32 विधायक का, वहाँ आपको बहुमत भी आपके सामने आया, इनके पल्ले है क्या? ठीक है, अब उनको बात पूरी करें। सुन लीजिए घर साहब, आपके बीच में मैं नहीं बोला, सुन लीजिए। आपने घर साहब बड़ी एक अटपटी सी बात की, आप प्रवक्ता होकर इस तरह की गलती कर सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि जब देश में कानून ऑलरेडी बना हुआ है उससे क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? क्या सेंटर के कानून से विधानसभा छेड़छाड़ कर सकती है क्या? सेंटर के अंदर आप लेके आए थे लगभग 40 साल पहले इस तरह का कानून, जिसमें किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पे 5 साल की जेल, हरियाणा कुछ भी कर सकता है। आप विजेंद्र भाई, आप ये मान के चलो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप लोगों को तंग करने के लिए घटिया से घटिया काम विजेंद्र भाई भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। विजेंद्र भाई भूल जाओ, आपने जो नए नए कानून लेके आ रहे हो, लोगों को बर्बाद करने की साजिश रख रहे हो, किसानों को बर्बाद कर रहे हो, छोटे छोटे व्यापारी को बर्बाद कर रहे हो। आप क्या बात कर रहे हो? आप कुछ क्या नहीं कर सकते। आप रुकिए तो सही, आपकी बात विजेंद्र जी ने, देखिए विजेंद्र जी ने आपकी बात पूरी सुनी, वो आपके बीच में नहीं बोले, आप सुनिए, आप उनके बीच में नहीं बोले, उनका बात एक एक करके अगर आप अपनी बात को रखेंगे तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, हमें और आपको सुन रहे हैं, वो लोग ठीक से समझ भी पाएंगे
कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आप इस तरीके से एक दूसरे को टोका टाकी करेंगे तो इन्होंने बोला अमित जी, ना उनकी बात उन तक पहुंच पाएगी ना आपकी बात पहुंच पाएगी। अमित जी इन्होंने बोला था कि देश में ऑलरेडी कानून है तो उससे छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? मैं इनको बताता हूं उससे कोई छेड़छाड़ नहीं है। हरियाणा विधानसभा अपने स्तर पर विधानसभा के अंदर कानून ला सकती है, हम लेकर के आए हैं। और ये कानून हम इसलिए लेके आए हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर जुर्माना भी लग सकता है, उससे वसूली भी हो सके, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो लोग दंगाइयों का साथ देना चाहते हैं, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर उपद्रव कराना चाहते हैं, वो इस तरह की बातें आज कर रहे हैं। और मैं इनको बताना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए वो सबके सामने है। हमने किसान हित में अमित जी काम किए और किसान हरियाणा में दंगे किसने करवाए विजेंद्र भाई? हरियाणा में कौन उतरा है किसने? किसानों के आंदोलन शर्मा जी दंगे करवाने वाले कौन है? दंगे इन्होंने करवाए, हरियाणा इन्होंने जलाया 3 बार। बात करते हैं किसी और की। आज भी किसान आंदोलन भड़काने का काम कौन करते हैं? ये कर रहे हैं। शर्मा जी गलत बोल रहे हैं। मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास आऊंगा, ठीक है? मैं आ रहा हूं आप किसान आंदोलन को किसान आंदोलन अगर आप भी बोलते रहेंगे तो बाकी लोगों को बाकी लोग अपनी बात नहीं रख पाएंगे। ये बात कैसे कर रहे हैं? दंगाई बोल रहे हैं। ये दंगाई ठीक है, ठीक है बजरंग जी, उनकी बात तो आप सुनिए, उनको बात तो रखने दीजिए। वो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, आप उनको जवाब ही नहीं देने दे रहे। ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास। कैसे बोलते हैं? ठीक है विजन जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन दीपकमल सहारू जी जुड़ गए हमारे साथ। दीपकमल जी। अमित जी मैं बताऊंगा बीच में कैसे बोलते हैं इनको अब की बार। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए आप दोनों शांत हो जाइए, क्योंकि दीपकमल जी बहुत देरी से जुड़े हैं और उनसे भी सवाल करना जरूरी है। दीपकमल जी, ये जो बजट सत्र रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये आपकी सरकार की ये कामयाबी है? कामयाबी आप इसे इस लिहाज से मानते हैं क्योंकि जो धर्मांतरण संबंधी जो विधेयक आना था वो तो आया नहीं, क्योंकि आपने सवाल उस पर खड़ा कर दिए। लेकिन क्या कामयाबी ये मानते हैं कि 75% रिजर्वेशन जो आप प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को देना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं जो बजट सत्र था उसके बीच में उसको मंजूरी मिल गई? तो आपकी ये कामयाबी ये है, या कामयाबी आपकी ये है कि जो भी विधेयक सरकार लाना चाहती थी उन्हें ला पाई? देखिए अमित जी, आपकी डिबेट में जुड़ने से पहले मैं टीवी पर थोड़ी देर देख रहा था, तो आप कह रहे थे कि सार्थक डिबेट आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी चर्चा हो जिससे कहीं कोई बात निकल कर पहुंचे आगे अनजान तक और कुछ फायदा हो लोगों का जी। लेकिन डिबेट में अगर आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं को रखेंगे और इतनी खुली छूट देंगे तो ऐसी कोई सार्थक डिबेट हो नहीं पाएगी। ये हताश और निराश लोग हैं, ये किसी सार्थक चर्चा का हिस्सा बन ही नहीं सकते। इनका मकसद ही सिर्फ ये रह गया है और इनके पल्ले भी यही बात रह गई है कि किसी भी तरीके से हो हल्ला करके वक्त निकाल कर चले जाएं। यही काम इन्होंने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में किया है और यही काम करना आपका है। विधानसभा दंगे करवाना काम आपका है। बजरंग जी ये गलत बात है, ऐसे फायदा नहीं है, ऐसे डिबेट होती नहीं। बजरंग जी अगर आप बीच में ऐसे बोलते रहेंगे, टोका टाकी करते रहेंगे, ऐसे तो ऐसे किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कौन क्या बोल रहा है। जब आपकी बारी आती है आप अपनी बारी पे बोलिए ना, वो आपकी बारी पे नहीं बोल रहे हैं, ना दीपकमल जी बोल रहे हैं ना विजय जी बोल रहे हैं आपकी बारी पे। आप अपनी बारी का इंतजार करिए। सर मैं आपके पास आऊंगा। नहीं, मैं आपकी बार दिखाऊंगा इसको कैसे करते हैं डिबेट। ठीक है दीपकमल जी। देखिए अमित जी, इन्होंने विधानसभा में पूरे 1-1.5 महीने से पहले हो हल्ला मचाकर रखा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे कृषि कानूनों के मुद्दे पर और उस पर सरकार गिर जाएगी। निश्चित तौर पर सरकार गिरने वाली थी, ये 1 महीने से कहकर अपने आप को खुश किए हुए थे, लोगों को बहलाए हुए थे। जब वो ले आए और उस पर वोटिंग होनी थी, उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खड़े होकर क्या कहते हैं? पहली बात कि मैं कृषि कानूनों पर आज कोई चर्चा नहीं करूंगा। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, यानी कि वो लोगों को बरगला रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को किसी मुगालते में रख रहे थे। वही काम कांग्रेस पार्टी की अब नियति बन गई है। अब यहां पर बजरंग दास गर्ग जी को जो मैं जानता हूं पिछले 15 साल से, ये व्यापारियों के नेता हैं और व्यापारी वर्ग वो है जब भी कोई भी आंदोलन होता है उसमें हिंसा होती है, दंगे होते हैं, सबसे बड़ा भुगत भोगी ये वर्ग होता है। क्या आज ये व्यापारी नेता नहीं है, या ये पूरी तरीके से कांग्रेस की जो एक विरोध की राजनीति बन गई है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है बस, कोई इनके पास तुक नहीं है बात कहने का और ये कहे जा रहे हैं उसके आगे आगे। क्या आज हमारे पास आईटी एक्ट अलग से नहीं है? क्या हमारे पास आर्म्स एक्ट अलग से नहीं है? क्या दीपकमल जी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल सीधा से सर आपसे ये है कि जबरन धर्मांतरण विरोधी विधेयक सरकार इस सदन में लाना चाहती थी, इस सत्र में ही लाना चाहती थी, उसको पास भी कराना चाहती थी, लेकिन सरकार नहीं ला पाई है। सरकार का अपना तर्क ये है कि हमें इसमें और ज़्यादा ओपिनियन, लीगल जो ओपिनियन है वो हमें चाहिए।
लीगल ओपिनियंस हमें चाहिए, उसके बाद ही हम इसको सदन पटल पर लाएंगे, इसको पेश करेंगे, चर्चा करेंगे, पास करेंगे। आप हमें ये बताइए कि आप इसे अपनी कामयाबी मानते हैं या फिर नहीं? नहीं, इसमें कामयाबी की क्या बात है? आप विरोध कर रहे हैं इसका। दुष्यंत चौटाला साफ तौर पर कह रहे हैं कि लव जहाज से संबंधित कोई भी अगर बिल आएगा हम उसका विरोध करेंगे, हमें लव जहाज शब्द से ही नफरत है, ये कहना है दुष्यंत चौटाला का। नहीं, देखिए, जबरन धर्मांतरण का कानून प्रदेश में बन रहा है और वो विधानसभा में आएगा, अगले सेशन में आ जाएगा। इस बार क्यों नहीं आया सर? समर्थन करेंगे, पास करवाएंगे। लेकिन ये शब्द जो है कि ये कानून क्या सिर्फ लव जिहाद के खिलाफ होगा, धर्मांतरण प्यार के लिए, शादी के लिए हो रहा है, सिर्फ उसके खिलाफ होगा? हम इसके सख्त खिलाफ हैं, हम ये कह चुके हैं, और ऐसा कोई कानून आ भी नहीं रहा है। और किसी एक धर्म के प्रति आ रहा हो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ मीडिया की उपज है, और उस पर जब सवाल पूछा जाएगा बार बार तो यही कहा जाएगा कि एक धर्म के खिलाफ कोई कानून नहीं आने वाला, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। और किसी भी एक मकसद से, सिर्फ शादी के मकसद से कोई धर्मांतरण करवाता है तो सिर्फ उसका नहीं, ये एक बड़ा कानून होगा। किसी भी धर्म से, किसी भी धर्म में, और किसी भी वजह से प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए कोई और लालच देकर, किसी और बहकावे में लाकर जबरदस्ती अगर कोई करवाता है तो उसके खिलाफ होगा। और किसी भी धर्म से, कोई सिख को हिंदू बनाना चाहे, हिंदू को क्रिश्चियन बनाना चाहे, क्रिश्चियन को मुसलमान बनाना चाहे, जबरदस्ती कुछ नहीं होने वाला है। पूरा बड़ा कानून होगा, आएगा। और जो प्रदेश की एलआर हैं, जो कानूनी जानकार जो सलाह देते हैं, मुख्यमंत्री जी ने आज बताया है कि उन्होंने कोई नए पॉइंट्स उस पर रखे हैं, कुछ उसके अंदर वो मॉडिफिकेशन करना चाहती हैं, वो करेंगे, वो वापस सरकार के पास भेजेंगे, वो प्रस्तुत कर दिया जाएगा। ठीक है अमित जी, देखिए अमित जी, मैं बताना चाहूंगा, एक बात छोटी सी रह गई थी कि जब से अविश्वास प्रस्ताव गिरा है, गर्ग साहब को जवाब देना चाहिए। हरियाणा प्रदेश के किसान एक ही मांग कर रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जिससे कि सरकार पे दबाव बने। तो मेरा गर्ग साहब से सवाल है कि भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी इस्तीफा कब दे रहे हैं? और भूपेंद्र हुड्डा जी 6 महीने से सरकार गिरा रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव ले आए, अपनी फजीयत करा ली, अपनी बेइज्जती करा ली, उसके बाद सरकार नहीं गिरा पाए। तो इस अपमान के बदले में आप मुझे बताइए, हरियाणा के किसी कोने में पहुंचा सकते हैं? ये बात कर रहे थे बीजेपी जेजेपी नहीं, ये तो आपके लिए भी कहा जाता है ना सर, ये तो आपके लिए भी कहा जाता है कि आपके मंत्री, विधायक, आपके सांसद कहीं भी नहीं जा सकते हैं। आज उस स्थिति में है कि जहां भी जाते हैं किसान उनका विरोध करते हैं। वो बात अलग है कि आप कहते हैं वो किसान नहीं है, जो विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेस है। अमित जी, एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा। फरीदाबाद जिले में मेरा गांव पड़ता है सागरपुर, मेरे गांव के पास मोहना गांव है, और नरियाला गांव में दुष्यंत जी का 21 तारीख का एक प्रोग्राम है, उसको लेके इन्होंने एक पंचायत की है मोहना गांव में। इनके कांग्रेस के नेताओं ने पंचायत की, नाम ले देता हूं, सत्यवीर डागर जो इनके प्रवक्ता हैं, और जगन डागर जो कांग्रेस के विधानसभा से वहां उम्मीदवारी की तैयारी कर रहे हैं, हुड्डा जी के खास हैं। ये लोग किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं दुष्यंत जी का विरोध करने के लिए, और हुड्डा जी कह रहे हैं सदन में कि हमारा कोई नेता विरोध में शामिल नहीं है, इनको माफी मांगनी चाहिए। और मेरे गांव के पास की घटना है, मैं इसलिए उनका नाम लेके कोट कर रहा हूं यहाँ पे। ये लोग विरोध करवा रहे हैं, इनको समझ में आ जाएगा जिस दिन 50 लाख से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जेजेपी के लाखों कार्यकर्ता अगर कांग्रेस नेताओं का विरोध करने पे आ गए तो इनको शकल देखनी भारी हो जाएगी गांवों की, इनको गांव में घुसने नहीं देंगे। क्या लोकतंत्र में ये तरीका होता है जो इनके नेता जा जाके किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं? विजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास क्योंकि समय बहुत कम रह गया। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे संवाददाता पवन सिवर भी जुड़ गए। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर, इनको जवाब देना चाहिए। नहीं, मैं लूंगा जवाब, मैं जवाब लूंगा सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। इस्तीफा कब दे रहे हैं? आप तीनों से गुजारिश है, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता पवन सिवर भी जुड़ गए, जिन्होंने इस पूरी विधानसभा की कार्यवाही को बड़ी बारीकी से देखा है और उसको कवर किया है। पवन, 2 सबसे महत्वपूर्ण विधेयक, जिसमें से एक को सदन पटल पर रखा गया, चर्चा हुई, उसको पास भी करा लिया गया, वो विधेयक है सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। एक और विधेयक लाया जाना था जिसका नाम है जबरन धर्मांतरण विरोधी विधेयक, ये भी आना था लेकिन इसको नहीं लाया गया। इन दोनों को कैसे देखा जाए? एक, जिस विधेयक को पास किया गया उसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है, दूसरा जेजेपी लगातार इसका विरोध कर रही थी कि जबरन धर्मांतरण को लेकर अगर कोई विधेयक आप लाएंगे उसमें अगर लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल होगा हम समर्थन नहीं करेंगे। कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र है उसकी कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई है, लेकिन जो 2 विधेयक जो लगातार पहले दिन से ही चर्चा में थे, एक विधेयक को सरकार ने विपक्ष के हंगामे के बीच में पारित कर दिया है, और अब प्रदेश में जो किसी भी विरोध, धरने, प्रदर्शन के दौरान सरकारी या फिर निजी संपत्ति का नुकसान कोई पहुंचाता है तो उसकी वसूली उन्हीं लोगों से होगी, ऐसा प्रावधान अब सरकार ने इस कानून के जरिए कर दिया है। विपक्ष का ये कहना है कि सरकार किसान आंदोलन को दबाना चाहती है और ये कानून की जो टाइमिंग है वो गलत है। अगर सरकार को ये कानून बनाना था तो अब इस कानून को नहीं लेकर आना चाहिए था, इस तरीके के विपक्ष के आरोप थे।
लेकिन इसके साथ ही जो दूसरा जबरदस्ती धर्मांतरण का जो कानून सरकार लेकर आने की तैयारी में थी, उसमें दरअसल टेक्निकली वो अभी तक ड्राफ्ट उसका बनकर तैयार नहीं हुआ था। पहले जो वो कानून बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग हुई थी वो विधानसभा को भेजी गई थी, लेकिन बाद में उसमें टेक्निकली कुछ एरर थे, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन की संभावना थी और इसी के चलते वो वापस विभाग को कानूनी राय के लिए भेजे गए थे और उसके ऊपर जो काम था वो पूरा नहीं हो पाया। इसी के चलते वो नहीं आ पाया विधानसभा के बजट सत्र में। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन के बाहर एक बहुत बड़ी बात कही है इस मामले में। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कानून हम सेशन में नहीं लेके आ पाए, अगले सेशन तक अगर कानून लेके आएंगे, अगर उससे पहले जरूरत पड़ी तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से इसको प्रदेश में लेके आएंगे, यानी अध्यादेश के तौर पर इसको सरकार लेकर आ सकती है। अगर आगामी सत्र तक इंतजार सरकार नहीं करना चाहेगी तो सरकार एक ऑर्डिनेंस के जरिए इस कानून को भी लागू कर सकती है। जी बिल्कुल पवन, लेकिन इन दोनों कानून की अगर हम बात करें तो कहा यह जा रहा है, आरोप ये लग रहे हैं कि हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं यूपी सरकार को कॉपी करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यूपी सरकार इन दोनों ही कानूनों को वहां लागू कर चुकी है। ऐसा लग रहा है कि हरियाणा सरकार भी हूबहू कहीं ना कहीं उन कानूनों को यहां पर लागू करना चाहती है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ये कानून लागू कर दिए हैं। इसको कॉपी करना कहें या यूं कहें कि अगर किसी भी राज्य में कोई भी किसी तरीके के सुधार से जुड़ा अगर कोई फैसला होता है, अगर वो सरकार उसको सुधार की नजर से देखती है, हालांकि विपक्ष उसके ऊपर अपनी अलग राय भी रख सकता है, लेकिन अगर सरकार उसको सुधार की राय रखती है उसके ऊपर, तो सरकार उसके ऊपर विचार करके अपने प्रदेश में भी उस नीति को, उस फैसले को लागू कर सकती है। हरियाणा की अगर हम टीचर ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें तो कई प्रदेशों ने उसको फॉलो किया, चाहे उसमें कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उनकी बात करें तो वहां पर भी इसको जो है उसको सराहा गया है, उसको उसके बारे में देखा गया है कि वो कैसी पॉलिसी बनी है, कैसे उसमें ट्रांसफर जो है वो टीचर्स की होती है। तो ये अगर किसी सरकार का अगर कोई फैसला सही है और वो दूसरे राज्य की सरकार उसको पालन करना चाहती है तो वो कर सकती है। लेकिन हरियाणा में इन दोनों ही कानूनों के ऊपर विपक्ष जो है वो मुखर था और एक कानून सरकार पारित करवाने में सफल रही है। विपक्ष ने इसका विरोध किया है, सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी विपक्ष इस कानून के समर्थन में नहीं है। लेकिन दूसरा कानून जो वो सरकार फिलहाल नहीं लेकर आ पाई है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर पहले ही ये कानून जो है वो लागू हो चुके हैं। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय की कमी है, मेरे पास सवाल और भी थे और हम चाहते थे कि चर्चा और आगे बढ़े, लेकिन समय है नहीं कि समय उसके लिए इजाज़त नहीं दे रहा है कि आगे बढ़ा जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से इन दोनों विधेयकों को हालांकि एक विधेयक अभी नहीं आया है और सरकार ये कह रही है कि अगर हम अगले सत्र में भी इस विधेयक को नहीं ला पाते हैं, हो सकता है उससे पहले हम ऑर्डिनेंस के जरिए उस विधेयक को हम ले आएँ। तो कहीं ना कहीं सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या यूपी सरकार की तर्ज पर, या यूं कह लीजिए कि योगी सरकार की तर्ज पर अब हरियाणा सरकार चल पड़ी है और उसी तर्ज पर एक के बाद एक विधेयक जो है वो लाए जा रहे हैं। और बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई कानून बनता है तो विपक्ष उस कानून का विरोध क्यों कर रहा है। उसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों को जो आंदोलन चल रहा है और किसानों की आवाज़ को दबाने की ये कोशिश जो की जा रही है, इसको लेकर ये कानून लाया गया है। तो क्या इसमें वाकई में दम है, ये आप भी सोचिए, हम भी सोच रहे हैं। विचार करिए कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।